हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हमारा रेस सब जुडाइस। ठीक है, ये बेसिकली अगर आपको पूछेगा बता रखा है, नहीं बता रखा, ये हमें कैसा पता लगता है? ये एक इंग्लिश डॉक्ट्रिन है जो कि हमारे सेक्शन 10 के प्रिंसिपल्स में से आई है। सेक्शन 10 किसके बारे में बात करता है? स्टे ऑफ सूट के बारे में। ठीक, ये एक प्रोसीजरल पार्ट है, इट इज मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो अगर इसका फॉलो ना भी करा गया, कॉन्ट्रवीन हो गया, तो कॉन्ट्रवेंशन इट इज जस्ट अ मेयर इरेगुलरिटी विच कैन बी सेट राइट। ठीक है, रेस सबजुडाइस बेसिकली बार करता है टू पैरेलल लिटिगेशंस को। ठीक है, अब बताता हूँ। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये हमारा प्लेंटिफ है और ये हमारा है डिफेंडेंट। अब इनके बीच में एक मैटर आया। मैटर में जो टाइटल था वो फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का था, एग्जांपल है ना। अब ये चल रहा है हमारा केस 1। अब इन्होंने क्या करा, प्लेंटिफ ने कोर्ट 2 के अंदर या उसी कोर्ट में, सेम कोड हो सकता है या फिर डिफरेंट कोड हो सकता है, इन्होंने यही केस फाइल कर दिया ए वर्सेस बी, मैटर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथ में इन्होंने एक और पॉइंट डाल दिया, प्लस मीन प्रॉफिट्स। सब्सटेंशियली तो सेम ही है, डायरेक्टली भी सेम ही है। तो यहाँ पे ये जो सूट है, ये सूट इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा। सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा कैसे? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से। कोर्ट को थोड़ी पता लग रहा है कि पीछे कोई केस चल रहा है, नहीं चल रहा। फिर क्या होगा, यहाँ डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज करेगा। डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट करा कि दिस इज गोइंग पेंडिंग इन एनी अदर सूट, पेंडिंग इन फॉर्मर सूट एग्जाम्पल। तो अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज करता है, कोर्ट देखता कि हाँ ये तो पेंडिंग चल रहा है, तो उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लग जाता है। इस चीज को कहते हैं रेस सब जुडाइस। लेकिन अगर ये कोर्ट अगर फॉरम कोर्ट हुआ तो फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगता, रेस सब जुडाइस नहीं लगता, विल नॉट अप्लाई। ठीक है, अच्छा। और ये जो प्रोसीडिंग स्टे तो कर दिए, अगर कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट करनी है, रिसीवर अपॉइंट करना है, तो ये दो काम वो कोर्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रोसीडिंग्स स्टे नहीं हुई, इफ नॉट स्टेड, तो अब क्या चल रहा है? एक C1 कोर्ट चल रहा है, एक C2 कोर्ट चल रहा है। जिस कोर्ट की डिग्री पहले आ जाएगी, मान लो इसी कोर्ट की डिग्री पहले आ गई, डिग्री के फर्स्ट, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मर सूट और ये बन जाएगा हमारा सब्सिक्वेंट सूट, क्योंकि इसकी डिग्री बाद में आई है।
तो फिर इस चीज़ का जो रिजल्ट आएगा ये बाइंडिंग होगा, ये नहीं होगा, और ये बाइंडिंग होगा, और ये इसके ऊपर रेस जूडिकाटा की तरह काम करेगा फिर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है टेस्ट। अगर मान लो दो कोड की डिग्री आती है और एक कोड की डिग्री दूसरे कोड के ऊपर रेस जूडिकाटा की तरह एक्ट करे, तो वो हम मान के चल रहे हो कि हानि कि स्टे ऑफ सूट लग सकता है, उस पर रेस सब जुडाइस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा था कंसेप्ट रेस सब जुडाइस का। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला केस आया पुखराज जैन वर्सेस गोपाल का। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10 is to prevent courts of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suits in respect of the same matter in issue. concurrent jurisdiction मतलब A कोर्ट के पास भी है और B कोर्ट के पास भी है। अब वो दोनों एक साथ simultaneously दो parallel suit नहीं चला सकते same matter in issue पे। This section enacts merely a rule of procedure and a decree passed in contravention thereof is not a nullity. ठीक है, रेस्ट सब जुडाइस मीन्स पेंडिंग एजुडिकेशन और अ मैटर अंडर कंसिडरेशन। ये है इंग्लिश डॉक्ट्रिन का मतलब। रेस्ट मतलब मैटर, सब जुडाइस मतलब अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, लेटेंट शब्दों से आए हैं। पेंडेंसी जो है मैंने आपको सेक्शन समझा दिया, एक को सुन लो। नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between their previous यानी कि उनके LRs। ठीक है, ओके। और इन अब देखो यहाँ पर क्या है, एक छोटी बात बताता हूँ। कहाँ गया हमारा पॉइंट? ये मैटर चाहे सेम कोर्ट में जाए, मैटर चाहे डिफरेंट कोर्ट में जाए, मैटर चाहे सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना चले जाए, अगर एक मैटर सेम है तो रेस सब जुडाइस लग जाएगा। देखो कहाँ पर है, वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट एनी अदर कोर्ट। ठीक है, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, लेकिन बट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा, चाहे जम्मू कश्मीर के कोर्ट में चले जाए, चाहे गोवा में चले जाए, कहीं भी चले जाए, रेस सब जुडाइस तो लगता है। क्लियर है, ओके। सेक्शन 10 डिक्लेयर्स दैट नो कोर्ट शुड प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue वगैरह वगैरह। Thus the word no court shall proceed with a trial make it clear that the institution of suit is not barred by the section but the trial is। ये लाइन आप डाल देना। However the bar of section 10 operates when the court proceeds to try the subsequent suit। सेम चीज़ है। The provisions contained in section 10 of the code are mandatory। क्या ये provision discretionary है, mandatory है? mandatory है। And no discretion is left with the court. It is also not applicable to subsequently instituted summary suits। Okay, छोड़ो, आगे आता है। Object of section 10 is to prevent courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigation in respect of same cause of action, same subject matter and same relief। सब चीज़ हो गई है। अच्छा, अब देखते हैं कंडीशंस और एसेंशियल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो कंडीशन फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 10, देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। क्लियर हो गया, C1 C2। द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। The previously instituted suit must be pending in the same court, other court beyond established or continued by central government or by Supreme Court. The court in which previous suit is instituted must have jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit। अगर jurisdiction ही नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना? अगर C1 कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है, C2 कोर्ट के पास है, तो फिर रेस सब जुडाइस नहीं लगेगा। The parties must be litigating under the same title in both the suits। ठीक है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट तो भैया जो भी पहले इंस्टीट्यूट हो गया वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर इन इशू का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिकवरी ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी का मामला था, उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के एक आध क्लेम और डाल दिया, तो सब्सटेंशियली तो सेम ही है ना। ठीक है, तो वो वाला कुछ पॉइंट मतलब आइडेंटिकल है, प्रोसीडिंग्स दोनों की आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, सेम पार्टीज होनी चाहिए।
सेम पार्टीज में उनके LR भी आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और बात बताता हूँ, अब मुझे बताना कि A वर्सेस B का मामला था केस 1 के अंदर, केस 2 के अंदर जो है वो B वर्सेस A का मामला आ जाए, तो क्या ये पार्टी सेम है? नहीं, यहाँ पे B प्लेंटिफ है, यहाँ B डिफेंडेंट है, ये हमारा क्रॉस सूट हो गया, ना कि सेम सूट। ये बात याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर रेस सबजुडाइज नहीं लगेगा, रेस सबजुडाइज विल नॉट अप्लाई। क्लियर है? ओके। सूट मस्ट बी पेंडिंग, एक सूट पेंडिंग होना चाहिए, ये तो हमने देख लिया। सेक्शन 10 ओनली अप्लाइज व्हेन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट, इन एनी अदर कोर्ट, इन एनी कोर्ट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर सुप्रीम कोर्ट। देयर मस्ट बी जुडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ, जो कोर्ट 1 है उसके पास जुडिक्शन होनी चाहिए रिलीफ ग्रांट करने के लिए। फिर टाइटल जो है दोनों में सेम होना चाहिए, आप एग्जाम्पल बना के लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि मान लो जो हमारा सेक्शन 10 है वो अगर ना होता, अगर सेक्शन 10 ना होता तो क्या होता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोर्ट अपनी सेक्शन 151 की पावर, इनहेरेंट पावर जो है उसको यूज़ करके जजमेंट पास कर देता, मतलब ये इसको स्टे कर देता। द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 10 वी नो दैट दे आर मैंडेटरी एंड देयर इज नो डिस्क्रिप्शन लेफ्ट टू द कोर्ट, बट व्हेन देयर इज अ केस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10 recourse to the inherent power under section 151 is not justified। अब सेक्शन 10 बना दिया ना हमने, तो 151 इस्तेमाल करके क्या करोगे? तो इसलिए हम सेक्शन 10 कहते हैं। हाउएवर अगर वेयर सेक्शन 10 डू नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई और द केस इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 10, सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है सेक्शन 151 का इस्तेमाल करने की। अगर उसको लग रहा है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में है कि इस पर स्टे लगाना चाहिए और इससे क्या है पार्टीज को हैरेसमेंट हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए, तो वो ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 10 इनैक्ट्स अ मेयर रूल ऑफ प्रोसीजर। अगर कॉन्ट्रवेंशन हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मेयर इरेगुलरिटी है, ठीक हो सकती है, कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अच्छा, अपील, नो अपील इज परमिजिबल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्टे पास अंडर सेक्शन 10। इट इज़ नीदर अ डिग्री, ना ही ये अपीलेबल ऑर्डर है, अपीलेबल ऑर्डर भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो स्टे ऑफ सूट लगाने के ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते अपील के अंदर। हाँ, रिवीजन जो है फाइल की जा सकती है, रिवीजन जो है फाइल की जा सकती है। एक्सेप्शन हमने देख लिए, फॉरेन कोड पे अप्लाई नहीं होता ये, ठीक है, और इंटरिम ऑर्डर्स पे अप्लाई नहीं होता और समरी सूट पे भी अप्लाई नहीं होता। 3 पॉइंट्स याद रख लो, मैंने आपको बता दिए कि एक तो हमारा फॉरेन कोड पे अप्लाई नहीं होता और इंटरिम ऑर्डर्स पे अप्लाई नहीं होता और समरी सूट पे भी अप्लाई नहीं होता। कोर्ट क्या ग्रांट कर सकता है? इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, यही बात है, और तो कुछ नहीं है। हाँ जी, लो जी, हमारा टॉपिक रेस सबजुडाइज का हुआ ख़त्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस